एक घड़ी रिपेयरिंग की दुकान की गद्दी पर बैठा आरव पूरे शहर की पुरानी खराब घड़ियों के बीच अपना काम कर रहा था। कहीं दीवार घड़ी लटकी हुई थी तो कहीं घंटा घर की पुरानी घंटा घड़ी टूटी पड़ी थी। टेबल पर ढेरों हाथ घड़ियां पड़ी हुई थी। वो गुनगुनाता हुआ अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसकी दुकान के बाहर लाठी पकड़े एक बूढ़ी औरत आती है, जिसने खुद को एक गर्म शॉल से ढका हुआ था और उसके पास जाती है। औरत को देखकर आरव को बड़ी हैरानी होती है और वो मजाक में कह देता है, अरे अम्मा, तुम लाठी के सहारे हो या लाठी तुम्हारे सहारे, पता भी नहीं लग रहा। इस उम्र में कहां सैर सपाटे पर निकली हो? ये तो एक खराब घड़ी को ठीक करने की छोटी सी दुकान है। तुम्हारा इलाज तो शायद दवा खाने में भी संभव नहीं है। जाओ, तुम गलत जगह आ गई हो। बुढ़िया ये बात सुनकर अपना शॉल हटाती है और आरव को घूर कर देखती है। उसका हुलिया देख आरव एक बार के लिए सहम गया था। उसके हाथों में भारी भारी बंजारे वाले कड़े थे। जगह जगह हरी स्याही वाले टैटू बने हुए थे। अम्मा, तुम्हें कोई काम है तो बताओ, ऐसे घूरती क्यों हो? और अम्मा अपनी पोटली से एक पुरानी हाथ घड़ी उसे निकाल कर देती है और उसको ठीक करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। आरव राहत की सांस लेता है और घड़ी को साइड में रखकर दूसरे कामों में उलझ जाता है। देर रात का समय था जब आरव अपनी दुकान बंद करके कमरे में सो रहा था और उस सन्नाटे के बीच आरव को कुछ देर बाद घड़ी की सुई के चलने की आवाज आती है और वो नींद से जागता है। आरव देखता है कि घड़ी उसके तकिए के पास ही रखी थी। हाँ, ये घड़ी यहाँ कैसे? मैंने तो इसे वर्कशॉप में छोड़ा था। और आरव घड़ी उठाकर देखता है तो एकदम सही चल रही थी। जब घड़ी खराब ही नहीं थी तो वो बुढ़िया इसको देकर ही क्यों गई? तभी आरव देखता है उसमें लिखी तारीख गलत थी और वो उसका पेच घुमाकर तारीख सही करके सो जाता है। अगली सुबह होती है। आरव जोर की अंगड़ाई तोड़कर जागता है तो जो वो पहली चीज देखता है उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या? कौन हो तुम? आरव देखता है कि उसके बिस्तर पर उसके ठीक बगल में एक लड़की सो रही है जो इतनी सुंदर थी कि जैसे सपने से ही निकल कर आई हो। लड़की की आंख आरव की चीख से खुल जाती है और वो घबराकर उठ जाती है और खुद को आरव के बिस्तर में पाकर वो भी चीख पड़ती है। ये हम कहाँ हैं? आरव की चीख सुनकर उसकी माँ चंचल दरवाजे पर आकर आरव को पुकारने लगती है, मगर आरव समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसके कमरे में ये लड़की आई तो आई कैसे। आरव पहले जाकर अपनी माँ को किसी बहाने में उलझाकर भेजता है और फिर आकर लड़की से कहता है, ए लड़की, तुम यहाँ मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? ऐसे रात में किसी जवान लड़के के कमरे में आते शर्म नहीं आती? लड़की मेंढक सी चौड़ी आंखों से इधर उधर उसका पूरा कमरा देख रही थी। हम कहाँ हैं? ये कौन सा स्थान है और आप हमें यहाँ कैसे ले आए? आरव लड़की की ऐसी रिएक्शन को देखकर हैरान था। एक तो वो खुद आरव के कमरे में आई और फिर उसी से पूछ रही थी कि वो उसे यहाँ कैसे लाया। आरव के पूछने पर वो बताती है, हम शकुंतला हैं, गैरवा राज्य की महारानी शकुंतला। अच्छा, और मैं शोरवा राज्य का महाराज आरव, है ना? अबे नौटंकी कितना फेंकोगी रे? अपने भाड़े की दुकान समेटो और निकलो यहाँ से, वरना माँ देख लेगी तो अलग ही बवाल मचा देगी। तो अच्छी खासी इंजीनियरिंग छोड़कर मैं घड़ियों का बाजार लगाकर बैठा हूँ, उसी पर दिन में 100 ताने सुनता हूँ। तुम्हारा ये नाटक उसने देख लिया तो चंचल की चांदनी नहीं, कहर बरसेगा कहर। मगर शकुंतला आरव की किसी भी बात को समझ नहीं पा रही थी, बस वो उसे टुकुर टुकुर ही देखे जा रही थी। आपके कहने का क्या अभिप्राय है? हमने तो आप पर कुछ भी नहीं फेंका। और नौटंकी कौन सी कक्ष में चल रही है? नौटंकी हम भी देखना चाहेंगे। आरव शकुंतला की ऐसी अजीब बातों के जरिए अपना माथा पीट लेता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस चलती फिरती एग्जीबिशन जैसी लड़की को अपनी माँ से कहाँ छिपाए। और फिर आरव डिसाइड करता है कि वो शकुंतला को अपनी वर्कशॉप में छुपाएगा। फॉलो मी लेडी। मगर शकुंतला उसकी बात समझ नहीं पाती। ओहो, ये हिंदी में पढ़ लेता तो एक सो कॉल्ड महारानी से बात कर पाता। क्या बोलते हैं? हाँ, महारानी, कृपया करके मेरा अनुसरण करें।
और आरव शकुंतला को अपनी घड़ियों की दुकान में ले जाकर बैठा देता है कि तभी वहां चंचल भी आ जाती है और वो शकुंतला को देख लेती है, वो भी इस अतरंगी भेष में। चंचल पूछती है कि यह आखिर है कौन और कहां से आई है और इतनी अतरंगी क्यों लग रही है। ये माँ, हाँ ये तो मेरी असिस्टेंट है माँ। ये मड आइलैंड से आई है। वहाँ ये सब कॉमन है, थिएटर वगैरह। ऐसे ही सब लड़कियां घाघरे में घूमती हैं। नाटक करके ही तो सीधे यहाँ पहुंची है। तुम चिल्लाओ ना, अब सीआईडी मत खेलो। नाटक? कहाँ प्रस्तुति हो रही है नाटक की? और ये महिला कौन है? क्या ये आपकी माताश्री हैं? आप लोग यहाँ अपनी माताश्री को तू करके पुकारते हैं? आरव चंचल के सामने जैसे तैसे बहाना बनाकर मैटर को वहीं दबा देता है, मगर चंचल समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। दया बहन, कुछ तो गड़बड़ है। चंचल कितना सुंदर नाम है। हमारी पुत्री का भी हम यही नाम रखेंगे, चंचल पुत्री। हाँ, ये कहाँ है हमारा परिवार? हम कहाँ आ गए हैं? बताइए हमें, ये कौन सी जगह है? कौन सी दुनिया है? ये किस तरह के वस्त्र पहने हैं आपने? आरव शकुंतला को शांत करता है। अब वो विश्वास करने लग गया था कि शकुंतला हो ना हो यहाँ की नहीं है, बल्कि जरूर किसी पागल खाने से भागी हुई एक लड़की है जो अपनी ही दुनिया बना रही है। वो शकुंतला को दिलासा देता है और उसे एक तरफ बैठाकर काम में लग जाता है। आज कुछ भी करके ये इम्पोर्टेड घड़ियां ठीक कर दूंगा। पार्टी बहुत मोटा पैसा देगी तो उससे एक शानदार वीडियो गेम खरीदूंगा। तेरी लाइफ तो सेट है आरव, अब लग जा बेटे काम। और आरव उन इम्पोर्टेड घड़ियों को खोलने और ठीक करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वो बार बार एक जगह आकर अटक जा रहा था। शकुंतला साइड में बैठे हुए सब देख रही थी। वो आरव के पास जाकर घड़ी के नीचे बनी एक जगह को खींचती है तो घड़ी खुल जाती है। आरव ये हरकत देखकर हैरान था। आखिर मैकेनिक तो वो था, लेकिन शकुंतला ने तो एक झटके में ही ठीक कर दिया। ये तुमने कैसे कर दिया? इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ऐसी सैकड़ों घड़ियां हमारे कक्ष में लगी हुई हैं। अंग्रेजों ने महाराज को बहुत सी घड़ियां तोहफे में देकर उन्हें अपनी ओर करना चाहा था, लेकिन घड़ियों के बदले कभी हमारा वक्त नहीं ले सके गुस्ताख। इस बार तो आरव का माथा सच में शकुंतला की इस बकवास से फिर गया था। वो देखता है कि घड़ी 200 साल पुरानी है। मगर ये कैसे हो सकता है? ये लड़की जरूर अभी भी कोई बकवास ही कर रही है। आरव एक के बाद एक पुरानी घड़ियां लाकर शकुंतला के सामने रखता है और वो एक झटके में सबके बारे में बताने लग जाती है। अब धीरे धीरे आरव को उसकी कहानी पर विश्वास होने लग जाता है। कौन हो तुम? हम महारानी शकुंतला, महाराज विशाल द्वितीय की तृतीय पत्नी। और आप किस घराने से हैं? कंगला। मजाक था। अगर तुम सचमुच महारानी हो तो यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो 200 साल पीछे होना चाहिए था ना। क्या? ये आप कैसी अनहोनी वाली बातें कर रहे हैं? हम 200 साल आगे आ गए हैं, मगर ये कैसे संभव हो सकता है? हम तो बड़ी रानी की प्यारी प्यारी जुड़वा बेटियों को पालने में झुलाते हुए उनके पास ही सो गए थे, और जब आँख खुली तो हम आपके बिस्तर में थे। महाराज को पता चलेगा तो वो तो हमारा सिर कलम करवा देंगे। एक अनजान मर्द के बिस्तर में होना घोर पाप है। हो तो जानकार होता तो अलाव होता क्या? बुलशिट। ये महाराज ने ही तो औरतों का बंटा धार किया था। I mean, तुम रोना बंद करो बाबा। हमारे बीच कुछ हुआ थोड़ी था। तुम बस सोई हुई तो थी। और आज के टाइम में हमारे समय में तो ये सब इतना कैजुअल है। अब कैजुअल कैसे समझाऊं? मतलब कि ये सब बहुत सामान्य है। लड़का लड़की अनजान भी हो तो एक दूसरे के साथ बिस्तर बांट लेते हैं। दिस इज कॉल यू गर्ल यो। एक तो हम आपकी जरा से भी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हमें वापस अपने घर जाना है, हमारे महाराज के पास। हमें रास्ता बताइए, बदले में हम आपको ढेरों सोने की अशर्फियां देंगे। बस आरव को दौलत का ही तो लालच था। वो तय करता है कि वो वक्त की इस अदला बदली में फंसी बेचारी शकुंतला को वापस उसके घर पहुंचा कर ही रहेगा। वो उसके साथ बैठकर सोचने लगता है, मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर वो एक काले जादू की किताब लाता है। डोंट वरी, मैंने पढ़ा है कि काले जादू से अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। मैं अब तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। तैयार हो जाओ, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। शंकु बेबी, ओम ब्रिंग ट्रिंग श्रिंग दंतमंजन, शकुंतला अपनी जगह पहुंच जाए, झटपट पटपट। ये क्या मैजिक क्यों नहीं हो रहा? धत, किताब फर्जी निकली।
ससुराल रेलवे स्टेशन से पूरे 50 रुपए देकर खरीद कर लाया था इसे। शकुंतला आरव को बड़बड़ाता देखकर समझ गई थी कि ये खेल मजे मजे में आगे नहीं बढ़ेगा। वो आरव की ओर आती है और उसे थामकर अपनी आंखों में उसे देखने को कहती है। आरव, जैसा आप सोच रहे हैं ये उतना आसान नहीं है कि 50 अशरफी से हम वक्त में फिर से लौट सकते हैं। हमें यहाँ भेजना कोई सामान्य बात नहीं लग रही। एक हंसती खेलती महारानी से आखिर किसी को क्या तकलीफ हुई होगी जो उन्होंने हमें हमारी दुनिया से ही निकाल फेंका। हमें कुछ भी करके समय पर वहाँ पहुँचना होगा आरव। शायद जिस रास्ते हम आए हैं उसी रास्ते से। आप हमें कैसे लेकर आए यहाँ? मैं? अरे बाबा, मैं कब ले आया तुमको? देखो शकुंतला, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम मुझसे ऑटो का पैसा ले लो और खुद ही चली जाओ बाबा, पर मेरा पीछा छोड़ दो। आरव अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और शकुंतला हार मानकर उसी जगह से निकलकर सड़क पर भटकने लगती है। ऐसी गाड़ियां, ऐसे लोग उसने कभी नहीं देखे थे। आसान नहीं होगा उसके लिए सफर एक अनजान दुनिया में अपना घर ढूंढने का। क्या वक्त की इस अदला बदली में आरव बन सकेगा शकुंतला की मंजिल? जानने के लिए देखिए शकुंतला, एक नई प्रेम कहानी, केवल एनिम स्टोरीज। शकुंतला इस हॉर्न वाली गाड़ियों के जमाने में सड़क पर बदहवासी सी भटक रही थी। सब लोग शकुंतला को एलियन की तरह घूर रहे थे। शकुंतला सोचती है कि या तो उसके वस्त्र फटे हुए हैं जो सब लोग उसे घूर रहे हैं। तभी आसपास की कॉलोनी के बच्चे आकर शकुंतला के साथ छिड़खानी करके उसे तंग करने लगते हैं। सर्कस की बगाड़ी, सर्कस की बगाड़ी, सर्कस की बगाड़ी, तुम सर्कस से भागकर आई हो ना? देखो देखो, इसका घाघरा तो देखो। शकुंतला डर कर सड़क की ओर बढ़ रही थी। उसको चिढ़ हो रही थी बच्चों की हरकतों से। राजमहल के बच्चों में तो ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत भी कहाँ होती है। जितना मॉडर्न समय आ रहा है, बच्चों की हिम्मत तो जंग में लड़ने वाले घोड़े से भी ज्यादा होती जा रही है। शकुंतला अपनी उधेड़-बुन से लड़ ही रही थी कि तभी 2-3 बच्चों ने मिलकर अचानक से उसका दुपट्टा खींचना शुरू किया और ये चीज शकुंतला को ट्रिगर कर गई। वो जोर से चीखी, हे माँ, मेरा दुपट्टा! गुस्ताख, हम तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। और घबराकर वो सड़क के बीचों बीच आ गई, जहां से बड़ी गाड़ी का जोर से पी पी करता हॉर्न बजा और गाड़ी शकुंतला में ठोक दी गई। शकुंतला डर से अपनी मीची आंखों को खोलकर देखती है कि कार और शकुंतला के बीच में आकर आरव खड़ा हो गया था और ये देखकर दोनों राहत लेते हैं। आरव को गाड़ी वाले पर गुस्सा आता है और वो जोर से गंदी गाली देता है। ये सुन शकुंतला उसे ध्यान से देखती है। ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हारे वहां गाली नहीं देते क्या? गाली? आपने अभी जो कहा था आपकी भाषा में गाली होती है। हमें इतनी देर से आपकी इस विचित्र दुनिया में यही शब्द तो पसंद आया था। छी, लगता है इस मैले दौर में आकर हम भी मैले हो रहे हैं। हाँ चलो, तुमको तुम्हारी दुनिया में ले चलो। ये सुनकर शकुंतला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपने आंसू पोंछने लगती है। यानी आरव को अब विश्वास हो चला था कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। आरव शकुंतला का हाथ थामकर पूरी भीड़ को चीरता हुआ उसे अपनी वर्कशॉप में ले जाता है। आज पहली बार किसी पराये मर्द ने शकुंतला का हाथ थामा था, जिससे उसका दिल एक बार को बैठ जाता है। दोनों वर्कशॉप में आते हैं और आरव शकुंतला को कुछ अपनी माँ के कपड़े देता है। इन्हें पहन लो शकुंतला, वरना लोग तुमको ऐसे ही नाटक वाली बोल बोल कर खा जाएंगे। शकुंतला आज वाली लंबी स्कर्ट और टॉप वाले कपड़ों में आ जाती है, जो नए जमाने के थे। जैसे ही शकुंतला तैयार होकर आती है, आरव की निगाहें उसे बस देखती ही रह जाती हैं। हाँ, अब तुम बताओ, तुम कौन हो, कहां से आई हो और यहां पहुंची कैसे? शकुंतला बताती है कि वो एक महारानी है जो कल तक अपने राजमहल में सो रही थी, मगर आज जैसे ही उठी तो उसने खुद को आरव के बगल में पाया। पर वो नहीं जानती कि वो यहां तक कैसे पहुंची है, बल्कि आरव जानता होगा कि उसने कुछ तो ऐसा किया ही होगा जिससे शकुंतला यहां आ गई है। और तभी आरव को याद आता है कि वो बुढ़िया की घड़ी, हाँ, उस घड़ी के साथ छेड़छाड़ करने के बाद ही आरव सो गया था और अगली सुबह उसे ये सरप्राइज मिला। आरव दौड़कर कमरे में जाता है और सिरहाने पर उस घड़ी को ढूंढता है, लेकिन उसे वो घड़ी कहीं नहीं मिलती। वो खूब ढूंढता है,
तब वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, तुमने मेरे कमरे में उस घड़ी को देखा क्या, जो सिरहाने पर रखी हुई थी? अरे तू अपना कबाड़ा दुकान तक रखता रखता अब घर में भी लाने लगा है। वो एकदम खराब थी, और वो भी बाबा आदम के जमाने की। मैंने तो उठाकर दे दी किसी भिखारी को। मुझे मेरे घर में कचरा नहीं पसंद। ये सुनते ही आरव की जान मुंह को आ गई थी। क्या आपने मेरी घड़ी भिखारी को दे दी? तुमको पता भी है तुमने क्या किया है? किसी के घर जाने का रास्ता था वो। माँ, तुम क्या करती हो माँ? और मेरी घड़ियों के काम से तुमको अगर इतनी तकलीफ है तो मैं यहां से अपनी घड़ियां और उनके साथ मैं भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता हूं। आरव की ये बात सुनकर उसकी माँ का होश हिल जाता है और फिर वो उसे बता देती है कि भिखारी किस ओर गया है, जाकर उससे अपनी घड़ी ले ले। आरव शकुंतला के पास जाता है और उसका हाथ थामकर भिखारी को ढूंढने लगता है। शकुंतला हैरान थी कि एक अजनबी होकर भी उसके लिए इतना कुछ कैसे कर सकता है। क्या इस वाली दुनिया में भी लोग इतने अच्छे हो सकते हैं? आरव को भिखारी नजर आ जाता है और आरव उसे दबोच कर घड़ी मांगता है, लेकिन भिखारी तो आरव से कहता है कि वो एक सेठ को घड़ी के बदले डबल रोटी लेकर आ गया है। अब इतने बड़े बाजार में आरव उस सेठ को कहां ढूंढेगा जिसके पास उसकी घड़ी होगी। वो वहीं अपना माथा पकड़ लेता है और बैठ जाता है। आरव, तुम परेशान मत हो, हम हैं। हम महल में अपनी चीज ढूंढने की चुनौती रखते थे, यहाँ पर भी ऐसा ही करके देखते हैं। शकुंतला ताली बजाती है और आसपास के उन्हीं बदमाश बच्चों को बुलाती है। वो सोने की अशर्फी के बदले उनसे काम करवाना चाहती है, लेकिन इस उठा पटक के दौरान उसकी सोने के सिक्कों की थैली भी कहीं गिर जाती है। तब शकुंतला अपनी राजशाही अंगूठी निकालकर बच्चों को दिखाती है। सिपाहियों, यहाँ मेरी एक कीमती पुरानी दिखने वाली घड़ी खो गई है। जो भी उसे ढूंढकर लाकर हमें देगा, ये राजशाही अंगूठी उसकी होगी। अंगूठी मामूली नहीं है, इसकी कीमत का आप सब में से कोई भी अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं। और बच्चे लालच में आकर इधर उधर घड़ी ढूंढने में लग जाते हैं। सब बच्चे कुछ देर बाद बाजार के सभी सेठों की घड़ियां चुराकर आरव के पास ले आते हैं। भैया भैया, मोटा छोटा काला गोरा सफेद हर किस्म के हाथी सेठों से ये घड़ी लेकर आए हम सब। तो क्या इनाम बस एक को ही मिलेगा? हम सबको भी कुछ ना कुछ दोगे ना? ठीक है, पहले घड़ी देखता हूं, फिर तुम इनाम लेना। आरव उन घड़ियों को देखता है। एक के बाद एक सब घड़ियां बिना काम की थी और वो लाल घड़ी नहीं मिलती। पीछे के गली से एक लंगड़ा सेठ जा रहा था जिसके हाथ में वही वाली घड़ी थी। आरव इस बात से बेखबर था और सेठ चला जाता है। भीड़ में से एक आवाज, भैया भैया, क्या यही घड़ी है? यही है तो लोटी खिला दो ना। और शकुंतला के हाथ में उसकी घड़ी आ जाती है। इसे देखकर वो खुशी से आरव को गले लगाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आरव सबको खिलाता है और उनकी अंगूठी भी दे देता है। शकुंतला आरव के जरिए अपने घर जाने को तैयार थी। आरव को शकुंतला के साथ की ऐसी आदत लगी थी कि वो उसे जाता देख मायूस हो गया था। आरव उसे लेकर वर्कशॉप में आ जाता है और शकुंतला घड़ी को ध्यान से देखकर चौंक उठती है। आरव, ये शाही घड़ी ही है, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। जिशानी ने मुझे अपनी दुनिया से निकालकर यहाँ भेज दिया है। जिशानी कौन है? हमारे राज्य की चालाक बुढ़िया, जो ढेर सारा काला जादू भी जानती है। पुराने समय में सभी राजा महाराजा दूर दूर से लाई गई जादूगरनियों को अपने महल की रक्षा करने के लिए रखते थे, ताकि तंत्र मंत्र से वो ऐसा घेरा बनाकर रखें जिससे कोई भी दुश्मन उस घेरे को तोड़कर अंदर ना आ सके। धीरे धीरे वही राज्य जीतने लगा जिसके पास सबसे ताकतवर जादूगरनी होती थी। जब राजा महाराज किसी राज्य पर विजय हासिल करते थे तो न केवल वहां का राजमहल लेते थे, बल्कि उस राज्य की सुरक्षा करने वाली उस जादूगरनी को भी कब्जे में करके उससे अपने राज्य की रक्षा करवाते थे। जिशानी को भी शकुंतला के पति महाराज ने जंग में जीता था और उसे अपनी महल की सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों जिशानी ने कभी भी शकुंतला को पसंद नहीं किया था।
और उसी ने वो घड़ी लाकर आरव को दी थी। जिशानी घड़ी देकर गलियारे से निकल गई थी और फिर एक सुनसान सकरी गली में जाकर अपनी शॉल उतारती है। शॉल के नीचे से वो बुढ़िया एक सुंदर जादूगरनी बनकर निकलती है। जिशानी ने अपनी चाल चल दी थी। वो बहुत खुश थी। वो एक शक्ति का घेरा बनाती है जिसके अंदर प्रवेश करके वहां से गायब हो जाती है। मैं जान गई हूँ कि ये इतना सब करना जिशानी के अलावा किसी के बस की नहीं है, मगर उसने ऐसा किया क्यों? उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने घर कैसे जाओगी। और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी आरव की माँ की आवाज आती है। आरव उनको देखकर नाराज हो जाता है, मगर आरव की माँ उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने सब सुन लिया है। वो जानती है कि शकुंतला वक्त के उस पार से आई है और तू उसे वापस भेजना चाहता है। वो बोलती है कि जिस तरह शकुंतला आई थी सुइयां घुमाकर, वैसे ही ट्राई करके देखो। आरव समझ जाता है कि उसे क्या करना है, लेकिन शकुंतला के जाने से पहले वो एक बार दोनों से अकेले में बात करना चाहती थी। आरव, मुझसे एक बार बात करो। इधर आओ। किससे छिपा रहे हो तुम? मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हारी आंखों में शकुंतला के लिए जो पसंद है वो चाहे नहीं देख सके, लेकिन मैं साफ देख सकती हूँ। बेटा, उसे मत भेज, यहीं रख ले। मुझे भी लड़की पसंद आई है। नहीं माँ, तुम ये क्या बात कर रही हो? ये दुनिया उसका घर नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन उसे लौटना होगा माँ। आरव अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर शकुंतला के पास चला जाता है और उसका हाथ थामकर घड़ी की सुइयां बदलता है और घड़ी में से एक तेज रोशनी आती है और शकुंतला गायब हो जाती है। शकुंतला को गायब हुआ देखकर आरव के चेहरे पर खुशी थी। वो उसे अपनी दुनिया में पहुंचा चुका था, लेकिन ये ख्वाबों की तरह निकल कर आई और बुरे सपने की तरह चली गई। ये देखकर आरव की आंख भर आती हैं। उसकी माँ उसे गले से लगाकर रो रही थी कि अचानक से एक तेज रोशनी आरव के शरीर से लिपट गई और वो भी देखते ही देखते उस दुनिया से गायब हो जाता है। आरव की माँ ये देखकर मुस्कुरा रही थी। दरअसल आरव की माँ जब अपने बेटे को चुप करा रही थी तो गले लगाने के बहाने से उसने ही चुपके से सुइयों में एक बार फिर से फेर बदल कर दिया था और आरव भी उछलकर वक्त में पीछे चला जाता है। जा बेटा, और लौटे तो उसे साथ लेकर आना। खुश रहे। आरव की माँ ने वक्त के साथ छेड़छाड़ करके आरव को उधर भेज तो दिया था, लेकिन जैसे ही वो पुराने समय में आता है वो देखता है कि वो एक ऊंची चट्टान पर था और वहां दूर दूर तक शकुंतला नहीं थी। माँ, ये क्या किया तूने? हम दोनों बिछड़ गए हैं। अब पता नहीं शकुंतला कहाँ होगी। मैं उसे अब कैसे ढूंढूं? उधर एक तपते रेगिस्तान के बीचों बीच औंधी पड़ी शकुंतला को सिपाहियों ने चारों ओर से घेरा हुआ था और उस पर भाले दाग रहे थे। शकुंतला बार बार बस आरव आरव का नाम पुकार रही थी। कौन है ये लड़की? इसके वस्त्र तो देखो कितने विचित्र हैं। और ये आरव कौन है? कहीं पड़ोसी राज्य का कोई दुश्मन तो नहीं? हमें इसे अभी बंदी बनाना होगा। और शकुंतला मुश्किल में पड़ जाती है। आरव भी कुछ करता कि उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं और वो जैसे ही पलटता है उसे भी बंदी बना लिया जाता है। आगे देखिए, क्या शकुंतला और आरव वक्त में पीछे जाकर बिछड़ जाएंगे और क्या शकुंतला अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? जानने के लिए शकुंतला कहानी का अगला एपिसोड केवल एनिमे स्टोरीज पर। प्लीज कीप वॉचिंग, डू लाइक, लव, शेयर, कमेंट एंड शकुंतला और आरव वक्त में पीछे जाकर बिछड़ गए थे और सिपाहियों ने शकुंतला को बंदी बना लिया था। आरव कुछ समझ पाता कि तभी कुछ सिपाही आकर उसे भी बंदी बना लेते हैं। क्या बात है, आज तो एक साथ दो कैदी मिले हैं। राजा को दिखाएंगे तो हमको शाबाशी देंगे कि अब हम हर घुसपैठियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। दो कैदी? कहीं इन्होंने शकुंतला को भी तो कैद नहीं कर लिया? अगर ऐसा है तो मुझे भागने की बजाय इनके साथ ही चलना होगा। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? चुप होकर चलो आगे। आज तुम रात भर जेल में रहना और कल हम खुद तुमको महाराज के आगे पेश करेंगे। और आरव को एक अंधेरी सी जेल में फेंक दिया जाता है। उसे वहां शकुंतला नजर नहीं आती है। आरव इधर उधर शकुंतला को बहुत ढूंढकर मायूस होकर बैठ जाता है। शकुंतला, कहाँ चली गई हो तुम? मैं अब ऐसी कैद में चला गया हूँ कि तुमको ढूंढ भी नहीं सकता।
इस जेल से कैसे निकलूं? अभी तुम पास होती तो तुमको सब बता पाता कि जब से तुम्हें देखा है बस तुम ही मेरे मन में आ बसी हो। तभी दीवार की दूसरी ओर कैद में बैठी शकुंतला को आरव की खुशबू आती है और वो सुगंध की ओर बढ़कर दीवार से आ लगती है और आरव को पुकारती है। आरव, आरव, क्या ये तुम ही हो? मैं तुम्हारी खुशबू पहचानती हूँ। हाँ शकुंतला, मैं ही हूँ। तुम कहाँ हो? दोनों एक दूसरे के करीब थे, बस बीच में दूरी थी तो इस दीवार की। शकुंतला, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुमको कल अगर कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? क्यों, तुमको मुझसे कैसा मोह? और मुझे मेरी नहीं तुम्हारी फिक्र है। तुम शायद भूल रहे हो कि हम यहाँ की महारानी हैं। वो तो हमें ऐसे अतरंगी कपड़ों में देखकर सिपाहियों को हम घुसपैठिए लगे, लेकिन कल महाराज जब अपनी पत्नी को देखेंगे तो झट से समझ जाएंगे। हाँ, अपनी पत्नी को मैं भूल गया था। तुम पत्नी हो किसी की। क्या बड़बड़ा रहे हो? अब सो जाओ, कल की सुबह का इंतजार करो, मैं सब संभाल लूंगी। और कल की सुबह होती है, दरबार लगता है और आरव और शकुंतला को एक साथ दरबार में महाराज के आगे पेश किया जाता है। महाराज, ये दो घुसपैठिए कल हमारे राज्य में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे। महाराज शकुंतला को ध्यान से देखते हैं, फिर आरव को देखते हैं। शकुंतला महाराज को देखकर करुणा भरी निगाहों से मुस्कुरा देती है। गुस्ताख लड़की, कौन हो तुम? हम महाराज हैं यहाँ के। हमें देखकर ऐसे नैन मटक्का करने की सजा जानती हो? शकुंतला महाराज की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर हिल जाती है। महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी शकुंतला हैं। आप इस वेशभूषा को नहीं मगर हमारे चेहरे को तो पहचानते ही है ना? शकुंतला, मगर ये कैसे संभव है? बीते 4 रोज पहले तो हमारी पत्नी शकुंतला का देहांत हो चुका है। तो कौन बहरूपिया है ये? निकालो इसे। शकुंतला ये सुनकर हैरत में पड़ गई थी कि आखिर महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो समझ जाती है कि जरूर महाराज को इसके बारे में जिशानी ने ही खबर दी होगी और वो महाराज को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और उनको फांसी का फैसला भी देते हैं और दोनों को कारागार में फेंकने का आदेश मिलता है। शकुंतला को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी और दोनों एक काल कोठरी में डाल दिए जाते हैं। शकुंतला को ऐसा सदमा लगता है कि वो बस रोती ही चली जाती है और आरव उसे सीने से लगाकर चुप कराता है और शकुंतला रोते रोते उसके सीने से लगकर ही सो जाती है। सच कहूं तो तुम्हारी इस महल में कदर है ही नहीं शकुंतला। जी तो करता है कि तुमसे पूछूं कि क्या तुम मेरे घर की महारानी बनोगी, मगर मौत जब सामने खड़ी हो तो अपने खोखले प्रेम से कैसे दिलासा दूं तुमको? नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा शकुंतला। मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। और आरव शकुंतला को सुलाकर कोठरी से निकलने की जगह ढूंढता है। तभी उसे एक पतली झिर्री नजर आती है और वो थोड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकलने की छोटी सी जगह बना लेता है। अगर हम चाहें तो हम दोनों यहां से भाग सकते हैं, मगर पहले मुझे बाहर जाकर खतरे का मुआयना करना होगा। मैं बस अभी आता हूं मेरी जान। मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरे प्यार की चुनौती है। आरव काल कोठरी से बाहर निकल जाता है और उधर महाराज अपने कक्ष में जा रहे थे कि वहां आईने के सामने वही बूढ़ी जिशानी चोगा पहने खड़ी थी, जो अपने बालों को किसी कंघी से नहीं बल्कि एक पहने धारदार खंजर से बना रही थी। जिशानी, तुम मेरे कक्ष में यहां क्या कर रही हो तुम? जिशानी ये सुनकर पलटते हुए तेजी से हंसती है और खंजर लेकर राजा की ओर तेजी से बढ़ती है और उनके सीने पर तेज वार करने लगती है कि तभी महाराज जिशानी का हाथ थामकर उसको अपने सीने से चिपकाते हैं और जिशानी एक बहुत सुंदर कन्या में बदल जाती है। दोनों कसकर गले लगते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और जोर से हंसते हैं। तुमने तो कहा था कि तुमने शकुंतला को ठिकाने लगा दिया है, तो वो लौटी कैसे? महाराज, मैंने तो उसे मेरी जादुई घड़ी में कैद कर कर वक्त से ही बाहर निकाल फेंका था, लेकिन वो बेवकूफ लड़का वही उसे वहां से बाहर निकाल कर यहाँ ले आया। उसको तो मुझे वहीं खत्म कर देना चाहिए था। यही गलती हो गई तुमसे। आज अगर दरबार में मैं उसे पहचान लेता तो सब दरबारी सोचते कि रानी जीवित है। तो महाराज ने उसके मरने की झूठी खबर क्यों फैलाई? इसीलिए उस खबर को अब सच्चा करने के लिए
शकुंतला को कल मौत के घाट उतारना ही होगा। वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं है, बांझ कहीं की। उसके जाने के बाद मैं तुमको अपनी बड़ी रानी बनाकर रखूंगा जिशानी। और जिशानी महाराज के गले से लग जाती है। पर्दे की ओट में खड़ा आरव दोनों के काले राज सुन लेता है और वो विश्वास तक नहीं कर पाता कि राजा इतना हरामी निकलेगा। तभी उसकी नजर कांच पर पड़ती है और वो देखता है कि राजा के गले लगने वाली जवान कन्या कांच में वही वाली बुढ़िया है। अच्छा, तो इस जिशानी ने अपना पत्ता साफ करने के लिए शकुंतला को रास्ते से हटाया है। मुझे उसे बचाना ही होगा। और आरव जेल की ओर भागता है, मगर वो देखता है कि शकुंतला तो वहां है ही नहीं। ये देखकर आरव के हाथ पांव फूल जाते हैं। रात भर की भागम भाग में सुबह भी हो चली थी और आरव शकुंतला को और ढूंढता। उससे पहले ही आरव को सिपाही पकड़कर फांसी के तख्ते पर ले जाकर खड़ा कर। माँ, मैं जा रहा हूं तुझसे दूर। प्यार मौत तक कैसे ले जाती है आज देख रहा हूं। बस भगवान मेरी शकुंतला और तेरी हमेशा रक्षा करे। और जैसे ही आरव को फांसी लगने वाली होती है, कुछ दासियां खंजर लाकर सिपाहियों को मारने लगती हैं और आरव को छुड़ा लेती हैं। आरव ये देखकर हैरान था। महाराज, हमको महारानी ने आपको बचाने के लिए भेजा है। वो गुप्त कक्ष में आपका इंतजार कर रही हैं। आरव के लिए ये सब एक परियों वाली कहानी से कम नहीं था और वो दासियों के साथ चला जाता है तो वहां देखता है कि शकुंतला बनी ठनी महारानी के तौर पर खड़ी हुई थी, जिसका कक्ष इतना विशाल था कि आरव का पूरा घर उसमें समा जाए। शकुंतला, तुम यहाँ? हाँ, तुमको अपनी असलियत दिखाने के लिए बुलाया है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्रेम करने लगे हो, मुझे अपने साथ रखना चाहते हो। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी दुनिया देखनी होगी। ये कक्ष देख रहे हो? इस विशाल कक्ष में रहती हूँ मैं। वो संदूक देख रहे हो, बड़ा वाला? वहाँ मेरे लिए हर रोज का नया वस्त्र है और वो जो संदूक है उसमें रखे गहने हर वस्त्र के साथ मेल खाते हैं। खाने में हमारे पसंद के 36 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हम इस दुनिया से है आरव, तुम्हारी दुनिया से नहीं। जानता हूँ शकुंतला, मैं इनमें से तुमको कुछ नहीं दे सकूंगा। हाँ, पर 36 पकवान खाने के बाद मेरी माँ जो मीठी खीर बनाएगी उसकी पहली कटोरी तुम्हारी होगी। मेरे पास हर रोज देने को नया कपड़ा नहीं होगा, मगर जब भी तुम साड़ी को अपनी कमर से लपेटोगी तो मैं तुम्हारे पाँव में झुककर उसको ठीक करने में मदद करूंगा और नजर का काला टीका भी लगाऊंगा। हाँ, इतना बड़ा कक्ष नहीं है मेरे पास तुमको देने को, लेकिन अपनी बाहों से लपेटकर हर रोज तुमको सुलाऊंगा। बस यही है मेरे पास तुमको देने को। शकुंतला की आंखें आरव की बात सुनकर नम हो गई थी। शायद अब तुमको लौट जाना चाहिए। जाओ आरव। शकुंतला, नहीं। और मैं जाऊं भी कैसे? हमले के समय सिपाहियों ने उस जादुई घड़ी को कुचल दिया था। शकुंतला ये सुनकर मुस्कुराती है और अपने कमरे के बड़े दर्पण पर हाथ घुमाती है, जिसमें जादू से एक रास्ता बन जाता है। मेरे साथ चलो शकुंतला, ये सब महाराज और जिशानी ने मिलकर किया है। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। जानती हूँ, पर यही है मेरी नियति, मेरी दुनिया। तुम जाओ आरव। और तभी महाराज जिशानी के साथ सिपाहियों को लेकर पहुंचते हैं और शकुंतला पर हमला करने का आदेश देते हैं। मगर उससे पहले शकुंतला आरव को दर्पण में धक्का दे देती है और वो अपनी दुनिया में लौटने लगता है। मगर आरव बाहर अपना हाथ निकालता है और शकुंतला से साथ चलने को कहता है। नहीं, ये मत करना शकुंतला, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और शकुंतला मुस्कुराते हुए आरव का हाथ थामकर उस दुनिया से अलविदा करके चली जाती है। आरव शकुंतला के दर्पण में समाते ही आदेश के अनुसार दासियां झट से आईने को तोड़कर उसको चकनाचूर कर देती हैं। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? और मेरी जादू की वो किताब कहाँ गई? शकुंतला वो भी ले गई अपने साथ। नहीं! महाराज जिशानी कुछ सोच पाते कि तभी दुश्मन सेना बिन बताए उन पर ऐसा हमला करते हैं कि दोनों अपना दम तोड़ देते हैं और आरव अपनी दुनिया में लौट आता है। मगर शकुंतला उसके साथ नहीं थी। आरव की माँ उसे अकेला पाकर उदास हो जाती है और आरव के भी आंसू निकल जाते हैं। इसका मतलब शकुंतला ने मेरा हाथ थामकर छोड़ दिया था। अलविदा शकुंतला। और तभी रसोई से सिर पर पल्लू किए सुंदर साड़ी वाली बीवी की तरह शकुंतला चाय लेकर बाहर आती है। जी,
चाय पी लीजिए और जरा मेरी साड़ी नीचे से ठीक कर दो ना, बड़ा तंग कर रही है। ये देख आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दौड़कर शकुंतला के गले लग जाता है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो इस तरह दो लोगों के साथ दो वक्त का मिलन हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो बताइएगा जरूर और देखते रहो एनिमी स्टोरीज पर अतरंगी कहानियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी, अहंकार और प्यार की जंग। मंदाकिनी 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। महलों की वो राजकुमार जब पूरा दिन इठलाते खिलखिलाते निकलती तो उसे खुश देखकर उसके भाई भी बहुत खुश होते थे। अकाल मृत्यु के कारण राजा की मौत हो जाने के बाद मंदाकिनी के चारों भाइयों ने मिलकर छोटे बड़े के हिसाब से राज्य का शासन बांट लिया था और वो राज्य को अपने ढंग से चलाने लगे। चारों मंदाकिनी को इतना प्यार करते थे जैसे जादूगर की जान एक तोते में। लेकिन मंदाकिनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब उसे मिट्टी के खिलौने या परियों की कहानी नहीं लुभाती थी। मंदाकिनी आईने के सामने सजना पसंद करने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि वो इस राज्य की इकलौती राजकुमारी है तो सब उसका कहा मानेंगे। इसीलिए धीरे धीरे मंदाकिनी के अंदर राजकुमारी होने का अहम पैदा होने लगा। जब भी कोई दासी उसे खाना परोसती और उसमें अगर जरा सा नमक भी कम होता तो भी वो उसे कारागार में डालने का फैसला सुनाती। धीरे धीरे हर कोई राजकुमारी के पास जाने से डरने लगा। राज्य में एक गरीब बुढ़िया अपना जैसे तैसे गुजर बसर कर रही थी। तभी उसकी पोती माला से अपनी दादी के थके पांव देखे नहीं जाते हैं और वो खुद काम ढूंढने का फैसला करती है। काम ढूंढते हुए उसे बाजार से गुजर रहे राजशाही घोड़े नजर आते हैं जिस पर 2 सिपाही बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अगर एक बार किसी आदमी की महल में नौकरी लग जाए तब तो सारा खानदान क्या उसकी पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। अब तो हम राजशाही सैनिक हो गए हैं। हमारा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, पीढ़ी तक का बंदोबस्त हो गया है। ये बात सुनकर माला के कान खड़े हो जाते हैं और वो सिपाहियों से कहती है कि उसे भी महल में काम करना है। लेकिन सिपाही उसकी बात सुनकर हंसते हैं कि उस महल में ऐश सैनिकों की है, दासियों की नहीं। दासियों की हालत तो बहुत दीन है, तुम वहां कभी मत जाना। मगर माला के जहन में अपनी दादी की परेशानी बैठी हुई थी और वो कुछ भी करके महल की रसोई में दाखिला ले लेती है और मन लगाकर काम करती है। दिन बीत रहे थे। एक एक करके दासियों को मंदाकिनी के घमंड की बलि चढ़नी पड़ी और फिर बारी आती है माला की। उस दिन खाना लेकर माला मंदाकिनी के पास गई कि खाने के थाल में एक कटोरी कम देखते ही मंदाकिनी का क्रोध चरम तक पहुंच गया था और उसने थाल उठाकर फेंक दिया। ये देखकर माला थर थर कांपने लगी और मंदाकिनी भी उसे कारावास दंड दे ही रही थी कि तभी माला उसे बताती है कि वो यहाँ मजबूरी में बस अपनी दादी के लिए आई है और मंदाकिनी उसे भावुक होकर रोक लेती है और माला की दादी को दरबार में बुलवाती है और सारी घटना बताती है। दादी माला को छोड़ने की भीख मांगती है जिस पर मंदाकिनी जैसी घमंडी राजकुमारी वही करती है जैसी उसकी फितरत बन चुकी है। पहले तो वो उन दोनों की लाचारी पर हंसती है, बहुत हंसती है, और फिर उनसे कहती है कि उसने यहाँ कोई दया धर्म का धंधा नहीं खोल रखा है कि गुजर बसर के लिए आकर हमारे महल में बस जाओ। तुम्हारी दादी की जिंदगी बनना चाहती थी ना, अब तुम दोनों को ही ये राज्य छोड़कर जाना होगा। ये दंड सुनकर माला और उसकी दादी दोनों गिड़गिड़ा कर रह जाते हैं मगर मंदाकिनी पर कोई असर नहीं होता। मगर दादी के क्रोध का अब चरम चढ़ चुका था। वो जानती थी कि मंदाकिनी अब किसी की भी नहीं सुनने वाली। इसीलिए वो रोष में आकर मंदाकिनी को श्राप देती है कि जिस ताकत और शासन का उसे घमंड है, एक दिन ये अहंकार ही उसके प्यार और परिवार के आड़े आकर सब बिखेर देगा, सब कुछ। मगर मंदाकिनी पर किसी बात का असर नहीं होता है।
एक बड़ी राजकुमारी ऐसे गरीब तुच्छ लोगों की किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देती थी और माला और उसकी दादी रोते हुए राज्य छोड़कर जाने लगते हैं। मंदाकिनी अपनी शक्तियों पर घमंड करके बहुत खुश थी। उसका मनोरंजन ही दूसरों को तंग करके होता था, मगर इस पर उसे समझाने वाला कोई भी नहीं था। सबके सब भाई तो राजपाट संभालने में उलझे हुए थे। लेकिन एक दिन मंदाकिनी के चारों भाई सोम, मंगल, बुध, शनि बैठे हुए थे और उन्हें अपनी बड़ी होती बहन के विवाह की फिक्र होने लगी। मगर ऐसे अपने जिगर के टुकड़े को ब्याह कर दूर भेज देना उनके बस की नहीं थी। इसीलिए चारों भाई मिलकर ऐसे राज परिवार का लड़का ढूंढने लगते हैं जो मंदाकिनी के साथ आकर इसी महल में रहने लगे। मगर कोई भी राज परिवार अपने उत्तराधिकारी को घर जवाई बनाने पर मजबूर नहीं था और मंदाकिनी का विवाह होने में देरी होने लगती है। ये देखकर मंदाकिनी और अधिक क्रोध में रहने लगती है। एक दिन महल की खिड़की से वो बगीचे में बैठे दो मोर मोरनी का जोड़ा देखती है। दोनों एक दूसरे से सटकर प्रेम कर रहे थे और उनको साथ देखकर मंदाकिनी के भीतर की जलन जाग जाती है और वो कोई बड़ा सामान उठाकर सीधे बगीचे पर निशाना साधती है, जो वहां बैठे मोर की गर्दन पर लगता है और मोर बेचारा दर्द से छटपटाकर वहां से उठ जाता है और दोनों प्रेमी युगल को अलग करके मंदाकिनी के कलेजे को ठंडक मिलती है। बगीचे में बैठी प्रेमिका मोरनी अपने मोर की जुदाई में आंख में आंसू लिए बस खिड़की पर खड़ी मंदाकिनी को देख रही थी। मगर अचानक मंदाकिनी की आंख भी भर आती है और उसे महसूस होता है कि वो कितनी अकेली है। उसके जीवन में सब कुछ है मगर प्यार की बहुत कमी है और वो जाकर अपने भाइयों से उसकी विवाह की बात करती है। और जब भाई उसे बताते हैं कि उसके विवाह के लिए कोई राजी ही नहीं हो रहा है, तो मंदाकिनी के अहंकार को चोट पहुंचती है और वो इन सब के लिए अपने ही भाइयों को दोष देकर कह कि वो खुद ही अपने लिए जीवन साथी ढूंढने चली जाएगी और लौटकर इसी महल में रहेगी। और मंदाकिनी अपने घोड़े पर विराज होकर निकल जाती है अपने साथी की तलाश में। उधर माया और उसकी दादी को राज्य से बाहर निकालने पर इतनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं कि दोनों एक नदी में जाकर डूब जाती हैं। मंदाकिनी को एहसास भी नहीं था कि उसके घमंड ने कितने मासूमों की जान ली है और कितनों के परिवार की माओ को कोठरी में कैद किया था। उधर मंदाकिनी घोड़े पर सवार होकर दूर तक चली आती है और एक जंगल में प्रवेश करती है। मगर जंगल में सारे फूल पत्ते ब्लैक एंड व्हाइट थे, यानी कि जंगल का पूरा रंग गायब था। उस रंगहीन जंगल में मंदाकिनी के चमकते आभूषण और वस्त्र अलग ही नजर आ रहे थे। मंदाकिनी को जंगल बहुत अजीब लगता है और वो आगे बढ़ जाती है। जंगल घना था मगर जंगली जानवर एक भी नहीं थे। कुछ तो अलग थी वो जगह और वो आगे चलकर देखती है कि कुछ विशाल शेर और अन्य जानवर वहां बैठे हुए थे। लेकिन अजीब बात थी कि शेर का चेहरा शेर का मगर शरीर ज़ेब्रा का था। हाथी का चेहरा हाथी का था मगर शरीर भेड़िए का था। ऐसे अजीब अजीब जानवर किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। मंदाकिनी तो निडर राजकुमारी थी। वो जाकर उनसे बात करती है और उन्हें बताती है कि वो जीवन साथी की तलाश में आई है, वो भी ऐसे जीवन साथी जो उसके अहम तले दब कर रहे। इस पर जानवर उसे कहते हैं कि वो उसकी मदद तो कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुमको हमारे रंगहीन जंगल की रौनक वापस लानी होगी। ये सुनकर मंदाकिनी हैरान थी कि आखिर वो किसी चीज को बदल कैसे सकती है और मंदाकिनी के सामने एक चुनौती आ खड़ी होती है। पर वो हार मानकर घोड़ा लेकर लौटने लगती है कि अचानक उसका अहम उसे रोक लेता है। मंदाकिनी उनके जंगल के रंग वापस लाने का फैसला करती है और जानवर के बताए अनुसार जंगल के बीच में जो काला रास्ता है वहां चली जाती है। शेरनी ने बताया था कि वहां पर एक बहुत छोटी चिड़िया मिलेगी जिसके पांव के अंदर एक धागा बंधा हुआ है
जैसे ही वो धागा तुम खोल दोगी, हमारा काला जंगल काले साए से आजाद होकर रंगों से वापस भर जाएगा और हमारा ऐसा विचित्र श्राप भी टूट जाएगा। मंदाकिनी का जीवन साथी ढूंढने का लालच उसे वहां ले जाता है और तभी उसे डाल पर वही चिड़िया बैठी नजर आती है। मगर पेड़ की ऐसी ऊंचाई पर मंदाकिनी कैसे जाती, इसीलिए वो उसे पत्थर मारने का फैसला करती है और खूब पत्थर फेंकती है। मगर चिड़िया को तो नहीं लगता, लेकिन एक पत्थर उछलकर उसे ही लग जाता है और मंदाकिनी का सिर फूट जाता है। जिसे कभी खरोंच तक नहीं आई थी, उसके सिर से खून बह रहा था और वो दर्द के मारे वहीं बैठकर खूब रोती है। तभी एक नौजवान सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और आवाज कहती है, कितनी बार पत्थर मारकर कोशिश करी है, एक बार प्यार से बुलाकर भी कोशिश कर लो। और मंदाकिनी इस बार प्यार से कोशिश करती है। वो मीठा गाना गाकर अपनी बाहें फैलाकर चिड़िया को पास आने के लिए कहती है और बाहें फैलाते ही चिड़िया खुद ही मंदाकिनी के कंधे पर आकर बैठ जाती है और वो झट से उसके पांव से बंधा धागा खोल देती है और उस काले जंगल के सारे रंग लौट आते हैं। मंदाकिनी आज पहली बार कुछ अच्छा कर रही थी, इसीलिए वो खुश होकर अपनी ही पीठ थपथपाती है और चिड़िया भी रंगों का गुब्बारा बनकर फट जाती है और उसमें से एक नौजवान लड़का बाहर आता है। मंदाकिनी लड़के का यौवन देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। वो उसे बताता है कि वो इस वन का रक्षक रवि है। एक दिन सैलानियों की जादूगरनी को जब उसने शिकार करने से मना कर दिया, तब उसने उसे यहाँ कैद कर दिया और वन की काया ही पलट कर रख दी। मगर अब सब ठीक है, इसीलिए वो मंदाकिनी को शुक्रिया कहना चाहता है। मगर मंदाकिनी तो उसे विवाह की बात कहती है और ये भी कि अगर उसने मना किया तो वो अपनी तलवार से उसका गला काट देगी। और नौजवान रवि राजकुमारी से विवाह के लिए तैयार होकर वन छोड़कर महल में आ जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। माला की दादी का श्राप मंदाकिनी से बहुत जल्द सब कुछ छीनने वाला है। ये देखने के लिए आइए अगले भाग में केवल एनिमे स्टोरीज पर। दोस्तों, अगली कहानी हातिम की रोमांच की दुनिया देखना चाहेंगे क्या? अगर हाँ तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी, अहंकार और प्यार की जंग, भाग 2। मंदाकिनी रवि से शादी करके उसे महल ले आती है और अपने भाइयों से मिलाती है। रवि का इतना सुंदर शरीर देखकर एक बार तो उसके भाई भी प्रभावित हो जाते हैं। मगर अब बात केवल शरीर की नहीं थी। मंदाकिनी का पति यानी महल का जवाई राजा, तो उसे भी अब से बराबर सम्मान मिलने लगा। समय बीतता जा रहा था। मंदाकिनी रवि के साथ प्यार से रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे रवि से इतना प्रेम और मोह हो गया कि वो रवि के बिना रह ही नहीं सकती थी। एक दिन अचानक रवि गायब हो गया। ये देखकर मंदाकिनी तड़प उठती है। वो रवि को महल उसके आसपास हर जगह ढूंढती है, मगर उसे वो नजर नहीं आता। अब मंदाकिनी ने हर दासी, हर सेवक को फैसला सुना दिया कि जो भी रवि को बिना ढूंढे महल में आएगा उसे कड़ा दंड मिलेगा। इसके चलते बेचारे बहुत से सेवक और दासी पहले ही महल छोड़कर चले जाते हैं, मगर रवि का कुछ अता पता नहीं मिलता है। ये देखकर मंदाकिनी के भाइयों को उसकी चिंता होती है और ऐसा ही रहा तो राज्य के सभी लोगों के लिए खतरा बन जाएगी। मंदाकिनी की दीवानगी सबके लिए खतरा है, इसीलिए वो उससे बात करना चाहते हैं और मंदाकिनी के कक्ष में जाते हैं। जैसे ही वो कक्ष में जाते हैं, देखते हैं कि मदिरा के नशे में चूर मंदाकिनी फर्श पर पड़ी हुई थी और बस रवि रवि ही पुकार रही थी। ये देखकर उसके भाई को मंदाकिनी पर क्रोध आता है और वो उससे कहता है कि अगर उसने अपने रिश्ते का लिहाज नहीं किया तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिरकार वो यहाँ के राजा की बहन है, लोग क्या क्या बात करेंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर
मंदाकिनी को गहरी ठेस पहुंचती है और वो महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला कर लेती है। वैसे भी वो जानती थी कि बिना रवि उसका जीवन कुछ नहीं है। वो रात में महल से निकल जाती है। मंदाकिनी एक जंगल में पहुंचती है जहां पहले से ही बहुत सी झोपड़ियां बनी हुई थी। ये देखकर वो खुश हो जाती है कि रात बिताने को सही जगह है, मगर सब झोपड़ियों में लोग रह रहे थे। मंदाकिनी को अचानक शेर के गुर्राने की आवाज आती है और मंदाकिनी झोपड़ी में जाने की मदद मांगती है, मगर कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता है और मंदाकिनी वहीं थक कर बैठ जाती है और रोने लगती है। वहां शेर आ चुका था और मंदाकिनी की ओर बढ़ता है। मंदाकिनी वहां से भागती भी नहीं है कि तभी रवि सामने आकर शेर से लड़कर उसे भगा देता है। तुम पागल हो क्या जो भागी नहीं? वो तुम्हें मार देता तो? मगर मंदाकिनी को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो तो बस रवि को देखकर खुश हो जाती है। वो पूछती है कि वो कहाँ गायब हो गया था, पर रवि ने अपना मुंह फुलाया हुआ था। मंदाकिनी, मेरी क्या औकात है उस महल में? वहां तुम्हारे भाई मुझसे बस घर जमाई की तरह पेश आते हैं, जबकि महल तो तुम्हारा भी है ना। अगर तुम्हारा भी हिस्सा होता तो आज मेरी भी वहां साख होती, लेकिन मैं वहां ऊब गया हूं। मेरी वहां कोई जगह नहीं है। मेरी जगह इस जंगल में है, मगर मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारे लिए बुरा लगता है। तुम वहां की राजकुमारी होते हुए भी बस वहां रह रही हो। चलती तो तुम्हारे उन चारों भाइयों की ही है ना। और वैसे भी तुम्हारे 4 भाई ने तो राज्य बराबर बांट ही लिया है, मगर तुम्हारे हिस्से में क्या आया? खैर छोड़ो, अभी चलो यहां से, पास में मेरी झोपड़ी है। रवि मंदाकिनी को लेकर झोपड़ी में चला तो जाता है, मगर रवि के द्वारा मंदाकिनी के दिमाग में जो कीड़ा डाला गया था वो उसे रात भर सोने नहीं देता है। और जैसे ही सुबह होती है, अहम से भरी हुई राजकुमारी रवि को जगाती है और महल चलने के लिए कहती है। रवि जानता था कि उसका मारा गया तीर निशाने पर है और दोनों महल लौटते हैं। उसके भाई मंदाकिनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। सब उसे लाड़ लड़ा ही रहे थे कि मंदाकिनी सबको दूर हटने को बोलती है। ये देखकर वो हैरान थे। रवि पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उनकी बहन आज तक इतनी कड़क आवाज में कभी नहीं बोली थी। और तब मंदाकिनी जब बंटवारे का प्रस्ताव रखती है तो भाइयों के होश उड़ जाते हैं। छोटी, ये तू क्या कह रही है? ये तेरे बोल तो नहीं है। मगर मंदाकिनी अपने भाइयों की जरा भी बात नहीं सुनती और राजपाट को 4 नहीं 5 हिस्सों में बांटने की बात करती है, वो भी बराबर बराबर। इसके अलावा वो ये भी प्रस्ताव रखती है कि शासन का बंटवारा आपसी बातचीत से नहीं बल्कि युद्ध करके होगा। मंदाकिनी अपने चारों भाइयों से कहती है कि वो बंटवारे का सबसे न्याय युक्त फैसला करना जानती है, जिसमें सब भाइयों को एक एक करके रवि से लड़ना होगा। और रवि ने अगर चारों को हरा दिया तो राजगद्दी पर मंदाकिनी बैठेगी। और उसके भाइयों को बहुत दुख होता है, मगर राज्य में बात ना बने। इसीलिए वो सभी परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए इस फैसले को मान लेते हैं। और फिर अखाड़े में युद्ध की तैयारी होती है और रवि के आगे एक एक करके मंदाकिनी के भाई आते हैं और अत्यंत शक्तिशाली भीमकाय रवि चारों को पटखनी दे देता है और रवि प्रतियोगिता जीत जाता। अब हम दोनों शासन करेंगे मंदाकिनी, लेकिन हारने वाले को तो दंड भी मिलता है ना। ये तो तुम्हारा ही बनाया हुआ नियम है। इसीलिए सिपाहियों, इन चारों को कारागार में डाल दो। और रवि के आदेश पर सब भाइयों को कारागार में डाल दिया जाता है। लेकिन जब मंदाकिनी अपने भाइयों का रोता चेहरा देखती है तो उसके अहंकार का कांच टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि आखिर उसने ये सब क्या कर दिया। मंदाकिनी का हंसता खेलता परिवार जेल के पीछे चला गया है
अगले दिन सभा बुलाई जाती है। चारों भाइयों को सभा में बेड़ियों के साथ बुलाया जाता है और राजा की गद्दी पर बैठा रवि उनको सजा देने का जैसे ही आदेश देता है, मंदाकिनी उसके सामने आकर रो देती है और खूब रोती है और अपने भाइयों को सजा ना देने की विनती करती है। रवि मंदाकिनी को गिड़गिड़ाता देखकर हंसता है। परिवार, आज तुमको अपना परिवार दिख रहा है, लेकिन इतनी दासियों, इतने सेवकों को सजा देते हुए तुमको याद नहीं आया था कि उनका भी परिवार है मंदाकिनी। मगर तुम्हारा अहंकार सबको बस चोटी पहुंचाता गया। आज जब तुम्हारी बारी आई है तो तुमको दुख हो रहा है। ये सुनकर मंदाकिनी को अपने कर्मों का एहसास होता है और वो अपने भाइयों से, प्रजा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रवि से भी जैसे ही वो माफी मांगती है, रवि उससे मुंह फेर लेता है। मगर मंदाकिनी समझ नहीं पा रही थी कि जंगल की एक चिड़िया ने आखिर ये सब किया कैसे और किया क्यों। जानना चाहती हो मैं कौन हूं? मैं मगध देश का राजकुमार हूं। जंगल में जिस चिड़िया के पंजे से धागा निकाला था, वो धागा एक साधु ने मेरी ही वजह से मुझ पर बांधा था। राजकुमार रवि उस घने जंगल से गुजर रहा था जहां इतने रंग बिरंगे फूल थे। वो जंगल रवि के राज्य का ही हिस्सा था, जिसमें बैठा एक साधु मंत्र जप कर रहा था, जिसके चलते रवि को शिकार करने में दिक्कत हो रही थी। जिसके चलते रवि साधु पर बाण साध देता है और साधु को यहाँ आने की सजा देने की बात करता है। घमंडी बालक, तू अब एक साधु से जंगल और उसकी शांति भी छीनेगा क्या? चल, छीनने की ही बात है तो मैं बड़ा हूं, मैं छीन लेता हूं तुझसे। तेरा ये अहंकार, ये जंगल के रंग और तेरे जंगली जानवर की पहचान, ये सब यहीं कैद हो जाएगा। और जिस दिन कोई तुझ जैसी अहंकारी लड़की आकर तेरे पांव से धागा निकालेगी, तब तू शाप मुक्त होगा। साधु के श्राप के तुरंत बाद सारा जंगल काला बन गया, सारे जानवर विचित्र बन गए और राजकुमार रवि एक पंछी में बदल गया, जिसका अहंकार का धागा उसके पांव में था। माला और उसकी दादी भी तड़पते उसी जंगल में आ पहुंचे थे और पंछी बना रवि जब सारा माजरा जान लेता है तो मंदाकिनी को सबक सिखाने का निश्चय करता है। उसी ने मंदाकिनी को जंगल तक लाने की योजना बनाई थी और तुम्हारे अहंकार ने मेरा अहंकार तोड़ डाला था। तभी महल में माला और माला की दादी आती है, जिसे देखते ही मंदाकिनी दादी के पांव पड़ जाती है और फूट फूट कर रोती है। माला की दादी हंसते हुए कहती है कि आखिर एकता वाला परिवार भी बिखर गया ना तेरा। देखा मंदाकिनी, तेरा अहंकार हर शक्ति से ऊपर है जो सबको निगल सकता है। लेकिन मंदाकिनी को अब एहसास हो गया था कि वो कितनी गलत थी। और आप लोग, आपने भी कभी अपनी बहन को रोका नहीं, टोका नहीं कि लाचार बेबस गरीब पर अत्याचार करना उसके मनोरंजन के लिए नहीं है। रवि की बात सबको समझ आ गई थी और रवि ने राजपाट वापस से भाइयों को सौंप दिया और वो राज्य छोड़कर जाने लगा। चलो माला और अम्मा, तुम मेरे राज्य में रहोगी। तभी मंदाकिनी भी रवि के साथ अपना महल छोड़कर जाने की बात करती है और उसके भाई उसे खुशी खुशी विदा कर देते हैं और मंदाकिनी रवि के साथ एक अच्छी, सरल, दयालु रानी बनकर रहने लगती है। दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के लिए देखते रहिए एनिमे स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।